Jai Hind everyone. A very good afternoon to all of you. I welcome you to the platform of Captain Batra Classes प्रयागराज. मैं अशाद अली फिजिक्स एजुकेटर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म कैप्टन बत्रा क्लासेस में. चलिए सबसे पहले मैं आज शुरू करने के लिए जा रहा हूं. एनडीए और सीडीएस के लिए जो टॉपिक फिजिक्स में आते हैं उन टॉपिक्स को ही कवर अप किया जाएगा आपके ऑनलाइन क्लासेस में. चलिए पहला चैप्टर अपने पास आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट. चलिए सबसे पहले हम लोग को चैप्टर को पढ़ने के पहले या सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले उसके सोल तक पहुंचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है. देखिए होता क्या है, जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस है और क्या इंपॉर्टेंस है, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. देखिए फॉर एग्जाम्पल आज मेजरमेंट की बात हम लोग करेंगे. सबसे पहले तो मेजरमेंट में हुआ क्या, मैं एक क्रोनोलॉजी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको समझिएगा. आज से करीब कई सौ साल पहले की बात थी, जब हमारा इतना ज़्यादा इवोल्यूशन नहीं हुआ था, जब हम डेवलप नहीं किए थे, तो हमारे पास कोई भी वेइंग स्केल या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं थे. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब जैसे कोई भी चीज़ नापने के लिए कोई हमारे पास कोई भी यंत्र नहीं था. तो हुआ क्या, हम उस टाइम काम कैसे करते होंगे. हम एक टाइम ऐसा था कि हम जब काम अंदाजे से कर लिया करते होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे एक एग्जांपल कहा कि मान लीजिए एक बच्चा है जिसका नाम है आयुष और वो जाता है किसी जनरल मर्चेंट की शॉप पे, वो 25 रुपये का आटा लेता है, इतना आटा उसको दे दिया जाता है. समझ में आ रही बात, ठीक है. वो आ रहा था लेके. संयोग की बात ये थी कि जब वो आ रहा था तो रास्ते में उसको एक उसका दोस्त मिला और उसने भी 25 रुपये का ही आटा लिया था. ये भी संयोग की बात है, लेकिन यहाँ पे संयोग नहीं है. बस ये फ़र्क इतना है, दोनों ने 25 रुपये का आटा लिया हुआ था, लेकिन जो दोनों ने अलग अलग दुकानदार से लिया था. तो आयुष का जो फ्रेंड मिला उसने किसी दूसरे दुकानदार से लिया था और वो आटा उसको जो दूसरा दुकानदार था इतना आटा दे दिया, इतना आटा दे दिया. अब सवाल ये है कि किसी को कम किसी को ज़्यादा, कोई कम दे रहा कोई ज़्यादा दे रहा. तो ये एक बहुत बड़ा घाटा था, एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था. तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आज हमारे पास क्या चीज़ मिली, एक हमको मिला वेइंग स्केल, तराजू की एक लिमिट बताई गई. मेजरमेंट क्या है, एक लिमिट है कि 1 किलो आटा आपको भी मिलेगा, 1 किलो आटा मुझको भी मिलेगा. ये एक लिमिट है, समझ रहे बात को, ठीक है. आइए उसके बाद क्या हुआ, मान लीजिए सपोज़ कीजिए, तो मैंने आपसे ये कहा कि एक बात बताइए, या आपने मुझसे पूछा सर आपका घर कहाँ है, या आपने मुझसे ये पूछा सर एक बात बताइए मैं फ़तेहपुर में रहता हूँ, तो फ़तेहपुर से कैप्टन बत्रा क्लासेस की दूरी कितनी है. तो मैंने कहा अब आप मुझसे कब पूछ रहे हैं, आज नहीं पूछ रहे, बहुत पहले पूछ रहे, जब इवोल्यूशन नहीं हुआ था. तो मैंने कहा कि भाई थोड़ी दूर है, बहुत दूर है, थोड़ी दूर है. तो यार ये एक सूटेबल तरीका नहीं है आपको एक्सप्लेन करने का कि कितनी दूर है. आज हमारे पास इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया है, हमने एक लेंथ मेजर किया, तो बता दिया. उस लेंथ के माध्यम से मैंने आपको बता दिया कि आपके फतेहपुर से सीबीसी यानी कैप्टन बत्रा क्लासेस की जो दूरी है वो 70 किलोमीटर दूर है, 72 किलोमीटर दूर है, जो भी है, ठीक है, वॉट एवर. लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ. तो ये 70 किलोमीटर 72 किलोमीटर इज़ व्हाट, इट इज़ अ लिमिट. और लिमिट क्वांटिटी ही क्या बताती है, लिमिट बताती है. क्वांटिटी क्या है, लिमिट बता रही है. आ रही बात समझ में. आइए आगे चलते हैं. अब देखिए फिजिक्स आपके रिश्ते कैसे बचाती है, रिश्ता यानी संबंध कैसे बचाती है. जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, उसने क्या किया, अपने ससुर जी को कॉल किया और उसका ससुराल राजस्थान में. समझिएगा बात को, बड़ी मज़े की बात है. ससुर जी को कॉल किया, उसका ससुराल राजस्थान में है. तो उसने अपने ससुर जी से कहा कि ससुर जी आई वॉन्ट टू कम. आज नहीं कह रहा, जब हम डेवलप नहीं किए थे तब की बात हो रही है. वो कह रहा ससुर जी आई वॉन्ट टू कम, मैं आना चाहता हूँ. ससुर जी ने कहा कि दामाद जी आप यहाँ मत आइए, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है. तो उसने कहा कि एक बात बताइए, क्या मेरे यहाँ बर्फ़ गिर रही है, मेरे यहाँ भी गर्म पड़ रही है, मेरे यहाँ भी गर्मी है. तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा है कि क्या बताएं बहुत ज़्यादा गर्मी है. तो हुआ क्या, संबंध ये ख़राब हुआ कि यार ससुर जी नहीं बुलाना चाह रहे, तो साफ बता दें. अब पति पत्नी में हुआ कलेश. अब इस कलेश को कौन बचाएगा, फिजिक्स बचाएगी. कैसे बचाएगी, आइए देखते हैं. अब आज के टाइम है, आपने कॉल किया ससुर जी आई वॉन्ट टू कम, ससुर जी ने कहा दामाद जी मत आइए गर्मी बहुत पड़ रही है. तो आपने कहा कि अरे ससुर जी गर्मी तो मेरे यहाँ भी पड़ रही है. ससुर जी कह रहे नहीं भाई, मेरे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 48 डिग्री टेम्परेचर है. अब आप समझ लीजिए, आप कहेंगे अरे जाने दो भाई, मेरे यहाँ का तो 42 डिग्री से चल रहा है टेम्परेचर, तो मैं 42 डिग्री में जब मेरी ये हालत हो रही है तो 48 में क्या होगी, आप खुद ही नहीं जाना पसंद करेंगे. तो संबंध बचा या नहीं बचा. चलिए तो ऐसे ही क्वांटिटी होती है. तो जिस क्वांटिटी का मतलब होता है बेटा कोई भी चीज़ की लिमिट को बताती है, एनीथिंग दैट डिफाइंस द लिमिट इज कॉल्ड क्वांटिटी. आइए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, प्रोसीड करते हैं जो हमको सिलेबस में पढ़ना है. इसी तरह हंसते खेलते हंसी मजाक पढ़ लेंगे हम लोग. आइए तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वांटिटी. टाइप्स ऑफ क्वांटिटी.
टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। देखिए बेटा, बेसिकली दो प्रकार की क्वांटिटी होती है। एक होती है आपकी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, राशि, हिंदी में कहते हैं राशि। फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं भौतिक राशि। और एक होती है आपकी नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं अभौतिक राशि। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नॉन फिजिकल क्वांटिटी, अभौतिक राशि। अब समझिएगा बात को। देखिए, थोड़ा सा मुझको जगह चाहिए लिखने के लिए, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आइए समझिएगा। पहले आते हैं, बात करते हैं भौतिक राशि की। क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, वो क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। एग्जाम्पल मैं आपको लिख दे रहा हूँ। एग्जाम्पल में हो जाएगा, जैसे आपका मान लीजिए मास, लेंथ, टाइम को ही मेजर कर सकते हैं आप। भाई आपकी क्लास 11 बजे से 12 बजे चल रही है ना, 11 से 12 आपकी क्लास चली, तो कितना घंटा हो गया? 1 घंटा हुआ कि नहीं हुआ? तो आप मेजर कर सकते हैं टाइम को। टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ऐसी बहुत सी क्वांटिटी है। तो जगह ना होने के कारण मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सेट्रा लिख दे रहा हूँ। तो आप समझ गए, फोर्स हो गया, वर्क डन हो गया, टॉर्क हो गया, इम्पल्स हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, प्रेशर हो गया, यंग्स मॉडुलस हो गया, बल्स मॉडुलस हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, स्टीफेंस कांस्टेंट हो गया। ऐसी बहुत सी क्वांटिटी है। तो उसको हम क्या करेंगे, इसको हमने आगे एक्सेट्रा लगा के यही रोक दिया, ठीक। आइए अब बढ़ते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी की तरफ। नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड, क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड, वह राशि जिसको हम माप नहीं सकते, जिसका हम मापन नहीं कर सकते, वह राशि क्या कहलाती है? अभौतिक राशि या नॉन फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल, जैसे बिल्डिंग, देखो मेरी बात समझना, टेबल, प्रयागराज, एक्सेट्रा। देखिए, आप बिल्डिंग की हाइट निकाल देंगे तो हाइट तो फिजिकल क्वांटिटी हो गई, लेकिन क्या बिल्डिंग कोई क्वांटिटी है? बिल्डिंग कोई क्वांटिटी नहीं है। बिल्डिंग का हाइट निकाल लोगे, बिल्डिंग का एरिया निकाल लोगे, बिल्डिंग में कितने रूम है ये निकाल लोगे, तो बिल्डिंग इट्स नॉट अ क्वांटिटी। बिल्डिंग जो है वो खुद कोई क्वांटिटी नहीं है। बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग की आप हाइट निकाल लेंगे तो हाइट क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। बिल्डिंग का एरिया निकाल लोगे, एरिया क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है ना। जैसे रूम हो गया, रूम का आप एरिया निकाल लोगे, रूम इट्सेल्फ नॉट अ क्वांटिटी। रूम जो है खुद कोई क्वांटिटी नहीं है। रूम यानी कमरा जो है वो कोई राशि नहीं है। रूम की आप एरिया निकाल लोगे, ठीक है, समझ पा रहे बात को आप मेरी, ठीक है। प्रयागराज का आप एरिया निकाल लो, डेंसिटी निकाल लोगे, लेकिन प्रयागराज खुद कोई क्वांटिटी नहीं है, ठीक। ये हो गई नॉन फिजिकल क्वांटिटी। चलिए आइए आगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे चलते हैं। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी हमारे कोई काम की नहीं है, तो उसको हम हटा देते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर क्लासीफाई किया गया है 2 पार्ट में। देखिए, पहले फिजिकल क्वांटिटी को समझिए क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी का बेटा फॉर्मूला होता है, फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी दो चीज़ों के मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है। क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन। समझिएगा, एग्जाम्पल समझाते हैं भी, आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप 1 किलो आटा ले आए, कुछ भी ले आए, 1 किलो ले आए, 1 किलोग्राम, ठीक है। तो देखिए 1 किलोग्राम क्या है? न्यूमेरिकल 1 क्या है? आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। 1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? किलोग्राम। तो देखिए समझ में आई बात आपको। मैंने कहा 5 मीटर, 5 मीटर क्या हो गया आपका? 5 मीटर में 5 क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और जो मीटर होगा वो क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। तब जाके एक फिजिकल क्वांटिटी तैयार होती है। आई होप यू गेट द पॉइंट। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाएगा। ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग। देखिए
फिजिकल क्वांटिटी, देखिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट है ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इनका जो रिलेशन है वो कैसा है, इन्वर्स का रिलेशन है। यानी कि जितनी ज़्यादा यूनिट होगी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही कम होगी, अगर यूनिट कम होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी। मैं भी आपको एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो सवाल कभी कभी पूछ लेता है, तो मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा और यहाँ यूनिट लिखा। देखिए इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ये होता है, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस ग्राफ को क्या कहा जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अभी आगे आप पढ़ेंगे तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस ग्राफ को क्या कहा जाता है। देखिए इसका मतलब क्या है, मेरी बात समझिएगा। मैंने कहा कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो यूनिट है ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, सपोज कीजिएगा मैंने कहा है 1 किलोग्राम और होता है 1000 ग्राम, और सच में इसके बराबर होता है, आप जानते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अभी मैं न्यूमेरिकल वैल्यू को छुपा रहा हूँ, सिर्फ आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, बताइए किलोग्राम बड़ा है कि ग्राम बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है, आप कहेंगे सर किलोग्राम बड़ा है, बहुत बढ़िया, तो किलोग्राम बड़ा है। लेकिन अब यूनिट को छुपा दीजिए। अब देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू में 1 बड़ा है कि 1000 बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है सर 1000 बड़ा है। तो देखिए जहाँ यूनिट बड़ी होगी, किलोग्राम बड़ा है, तो वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी। वही बात तो ये कह रहा, जहाँ यूनिट बड़ी होगी वहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, जहाँ यूनिट छोटी होगी वहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यही इन्वर्स का रिलेशन बना कि अगर जैसे जैसे यूनिट क्या होगी, मेरी बात समझिएगा, यूनिट कम होती जाएगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती जा रही है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो रही है तो यूनिट क्या हो रही, बढ़ती जा रही है। तो ये इन्वर्स का रिलेशन है। आई बात समझ के आपको? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट ग्राफ ही है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं फिर। तो हमने क्या किया, फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया, फिर कैटेगराइज किया। देखिएगा हेडिंग आती है क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आपको फिजिकल क्वांटिटी को आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक होती है बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, हिंदी में कहते हैं मूल भौतिक राशि। फंडामेंटल को मूल कहते हैं, ठीक है, क्वांटिटी। और दूसरी आपकी आती है डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, जिसके हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। आइए समझिए। देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी which do not depend on any other quantity which do not depend on any other quantity। वह राशि जो किसी और राशि पर निर्भर नहीं करती है, वो क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, वो क्या कहलाती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। कितनी होती है, अभी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी होती है, मैं भी आपको आगे सब एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। टोटल 7 होती है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मैं भी आपको लिखवाता हूँ, ठीक है, अभी आपको मैं प्रॉपर लिखवाऊंगा। अब देखिए डेराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। डेराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी, अभी मैं आपको इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दूंगा, आप समझ जाएंगे। क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल पे डिपेंड करती है वो कहलाती है डेराइव क्वांटिटी। इतनी बात समझ में आ गई। इसका स्क्रीनशॉट लिए मैं आपको आगे समझाता हूँ, एक्चुअल में इसको आप समझेंगे कैसे, अभी समझ में नहीं आई ये बात आपको, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। देखिए मैं आपको सब अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक। देखिए टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। देखिए यहाँ लिखा आपने क्वांटिटी,
यहाँ पे आपने लिखा उसकी SI यूनिट और यहाँ पे आपने लिखा सिंबल। देखिए समझिएगा बात को। देखिए टोटल 7 होती है, टोटल 7 होती है। कौन कौन सी होती है? पहली आ जाइए आपकी मास। मास SI यूनिट हो जाएगा किलोग्राम और सिंबल हो जाएगा kg। दूसरी आपकी हो जाएगी लेंथ। SI यूनिट हो जाएगी मीटर और सिंबल हो जाएगा m। फिर हो जाएगा टाइम। SI यूनिट हो जाएगा बेटा सेकेंड और सिंबल हो जाएगा SEC और आप S भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए चौथा आपका हो जाएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर SI यूनिट हो जाएगी केल्विन। केल्विन सिंबल हो जाएगा K, ठीक है। चलिए फिर पांचवा आपका आता है इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा यूनिट हो जाएगी बेटा एम्पियर, सिंबल हो जाएगा A। अभी मैं आपको 2 और लिखवाना, ठीक है। इसको आप पहले देख लिए, 5 हो गई आपके पास, 2 और है, 2 और मैं लिखवाता हूँ आपको। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आइए 2 और। तो 6 नंबर आता है आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि आपने केमिस्ट्री में बेटा पढ़ा होगा, पहला चैप्टर आपका होगा मोल कंसेप्ट, उसमें पढ़ा होगा आपने। उसकी यूनिट हो जाती है बेटा मोल, MOLE, ठीक है, MOLE। सिंबल हो जाएगा MOL। इसके बाद आपका आता है, मैं इसको हटा रहा हूँ, इसके बाद आपका आता है छठा आता है आपका लुमिनियस इंटेंसिटी। लाइट में पढ़ते हैं इसको आप, लुमिनियस इंटेंसिटी। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला। इसकी SI यूनिट कैंडेला। अब बेटा सिंबल हो जाएगा आपका CD। इतनी सी बात है। अब आपने इसको समझ लिया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लिए। अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। फंडामेंटल ऑफ डिराइव क्वांटिटी होती क्या है। ये तो आपने टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी देख ली ना, ये तो टाइप्स देख लिए। अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, आप समझ जाएंगे। आइए जैसे एग्जांपल मैंने कहा मास, ठीक है। देखो मास किसी पे डिपेंड नहीं करता। मास का कोई फॉर्मूला, ऐसे मैं बोलूँ एक लेमन लैंग्वेज बोलूँ तो मास का खुद का कोई फॉर्मूला नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ऐसे तो हमने पढ़ा है W=mg, तो m बराबर W/g, तो बेटा ऐसे तो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम है, तो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। वो बात नहीं कह रहा मैं, कह रहा हूँ मास का खुद का कोई फॉर्मूला नहीं है। ऐसे समझिएगा, बात समझिएगा। जैसे मैंने कहा स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गई आपकी, डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ, एक्चुअल लेंथ ना, लंबाई। तो वो क्या है, फंडामेंटल है। मेरी बात समझिएगा। देखिए लेंथ जो होती है ना आपकी, वो फंडामेंटल है। मैंने लिखा हुआ था, आप स्क्रीन वीडियो को पॉज रिवाइंड करके देख लीजिएगा। लेंथ क्या है, फंडामेंटल है, और टाइम भी फंडामेंटल है। ऐसे समझो इस दुनिया में सबसे पहले आने वाले जो 2 लोग थे जिनको ईश्वर ने डायरेक्ट भेजा था। आप मेरी बात समझिएगा, अदरवाइज मत ले जाइएगा बात को। न इसको आप रिलीजियस पर्सपेक्टिव से लेके जाइएगा और न इसको आप किसी अदरवाइज पर्सपेक्टिव से लेके जाइएगा। तो मैं आपको सिर्फ समझाने का प्रयास करता हूँ। इस दुनिया में आने वाले जो ईश्वर ने डायरेक्ट भेजा था, सबसे पहले थे मनु महाराज और श्रद्धा। समझ रहे बात को। ये हिंदू कम्युनिटी के लिए। मुस्लिम कम्युनिटी में कहा जाता है आदम और हवा कहा जाता है, और क्रिश्चियन में कहते हैं एडम या ईव कहते हैं। बेटा ये किसी पर डिपेंड नहीं थे, ये डायरेक्टली भेज दिए गए। लेकिन सोचिए अगर एडम और ईव यानी मनु महाराज और श्रद्धा नहीं होते तो क्या आज जो इंसानों की नस्ल चल रही, क्या ये होती? नहीं होती। मतलब जो टोटल जो नस्ल है, यानी जो जनरेशन है, ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? मनु महाराज और श्रद्धा जी के ऊपर क्या करती है? डिपेंड करती है। समझिएगा मेरी बात को, मनु महाराज और श्रद्धा जी पर डायरेक्ट डिपेंड करती है। अगर ये दोनों नहीं होते, यदि ये दोनों नहीं होते तो आज जो इंसानों की नस्ल है ये नहीं होती। तो सोचिए जब हम लोग उन पर डिपेंड कर रहे हैं तो
इसका मतलब मनु महाराज और श्रद्धा जी फंडामेंटल क्वांटिटी हो गए, जबकि उसके बाद से जितनी जनरेशन चली आई वो डिराइव हुई कि नहीं हुई। सोच के देखिए, अगर यहाँ पे लेंथ ना होती और टाइम ना होता तो क्या कभी स्पीड का फॉर्मूला निकलता? नहीं निकलता। स्पीड नहीं होती, टाइम ना होता तो एक्सेलरेशन ना होता, एक्सेलरेशन ना होता तो फोर्स ना होता, फोर्स ना होता तो वर्क ना होता। समझ बात को आप मेरी समझिएगा मेरी बात को। जैसे जो जनरेशन चलती है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए, एक एग्जाम्पल है, एक एजम्पशन मैं ले रहा हूँ कि मेरे परदादा पहली जनरेशन रहे होंगे, ऐसा मानिए, ठीक है। तो मेरे परदादा पहली जनरेशन रहे होंगे, अब मेरी परदादी, तो मेरे परदादा डिस्टेंस हो गए और मेरी दादी टाइम हो गई। परदादी मतलब समझ रहे, दादा के पिताजी, समझिएगा बात को। तो इन दोनों के मिलने से एक नई क्वांटिटी आती है, मेरे दादा आते हैं, वो स्पीड हो गए, ठीक। आइए अब स्पीड, अब एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी या स्पीड अपॉन टाइम। अभी मैं थोड़ा सा वेलोसिटी होता है, मैं आपको स्पीड लेके चल रहा हूँ, आप समझिएगा। अब मेरे दादा मेरी दादी से मेरे पिताजी आए, जिनका नाम था एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद आती है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। सोचिए, अगर परदादा परदादी नहीं होते तो दादा नहीं होते, दादा दादी नहीं होते तो पिताजी नहीं होते, पिताजी, अब सुनिए, पिताजी और मेरी माता जी नहीं होती तो हम नहीं होते, जो कि फोर्स है। अब देखिए वर्क डन समझिए, फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। माता जी और पिताजी के होने से, अगर सॉरी दादी दादा से होने से माता जी पिताजी नहीं होते मेरे, तो सोचिए मैं, अब समझिए मेरी बात, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। परदादा परदादी के न होने से, यानी डिस्टेंस और टाइम, लेंथ और टाइम के न होने से स्पीड ना होती, जो कि हमारी क्या होते, दादा ना होते। दादा और दादी के न होने से, दादा और दादी के न होने से पिताजी ना होते, पिताजी और माता जी के न होने से मैं ना होता, जो कि मैं फोर्स हूँ मेरे, और वो समझ है ना बात मेरी, जी समझ जाइएगा, बहुत अच्छी बात है। तो एक नई क्वांटिटी, मेरी जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी, मेरे और मेरी वाइफ के ना होने से मेरी जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये क्या है, फंडामेंटल क्या है, मनु महाराज और श्रद्धा जी, जो कि ये क्या थे, अगर मैं थोड़ा सा ऐसे बोलूँ कि नॉन बायोलॉजिकल थे, इनको डायरेक्ट ईश्वर ने भेजा, किसी भी डिपेंड नहीं थे। लेकिन उसके बाद से जितनी भी नस्लें चली हैं, जितनी भी जनरेशन चली है, ये इनके ऊपर डिपेंड कर रही थी। कैसे डिपेंड कर रही थी भाई, अगर ये दोनों नहीं होते तो आगे कोई जनरेशन ही नहीं आती, तो वो दोनों फंडामेंटल हो गए, बाकी सब कितने क्या हो गए, डिराइव हो गए। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, बाकी इसके अलावा जो बची वो क्या होती है, डिराइव होती है। आइए सप्लीमेंट्री भी समझ लेते हैं, लगे हाथ। इसको हटा रहा हूँ थोड़ा सा, चलिए आइए समझिए बात को। सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। चलिए बेटा, एक होता है आपका प्लेन एंगल, जिसकी यूनिट होती है रेडियन, सिंबल होता है RAD, ठीक है। एक होता है आपका सॉलिड एंगल, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसको भी आपने इसको देखा होगा। इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन और सिंबल होता है ओम। देखिए होता क्या है, प्लेन एंगल में क्या होता है, सॉलिड एंगल में क्या होता है। प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल होता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ, पिज्ज़ा का स्लाइस आपने देखा होगा, पिज्ज़ा आप लाते हैं, स्लाइस निकालते हैं, वो 2 डायमेंशनल होता है, तो प्लेन एंगल है। लेकिन अगर सॉलिड एंगल की बात की जाए, वो 3 डायमेंशनल होता है। जैसे आपको मैं बताऊँ, जैसे कोन होती है ना, तो हॉलो होती है, वो 3 डायमेंशनल होती है, तो वो क्या है आपका सॉलिड एंगल है, ठीक है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लिए, क्योंकि ये एनडीए में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होता, तो ये होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, ठीक है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल होता है जिनकी यूनिट तो है लेकिन इनके डायमेंशन नहीं होते, ठीक। चलिए आइए आगे चलते हैं। अब आते हैं डिराइव क्वांटिटी को पढ़ लेते हैं। डिराइव क्वांटिटी, ऐसे डिराइव बहुत सी हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, पहला आता है आपके पास स्पीड इज इक्वल्स टू होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए, अगर डिस्टेंस और टाइम ना होता, जैसा कि मैंने आपको बताया
डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की क्या परिभाषा होती है, दूरी की क्या परिभाषा होती है, आप कहेंगे सर द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, यानी जो बॉडी ने वास्तव में जो पाथ कवर किया है वही पाथ क्या कहलाता है, वही लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। ठीक है, तो लेंथ हो गई है, देखिए लेंथ हो गई, और लेंथ क्या है, फंडामेंटल है। टाइम है, टाइम क्या है, फंडामेंटल है। तो अगर ये दोनों नहीं होते तो स्पीड की नई क्वांटिटी का जन्म नहीं होता। स्पीड डिस्टेंस का जो यूनिट हो जाएगी बेटा वो क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। टाइम की ऐसा यूनिट क्या बताया था मैंने आपको, सेकंड बताया था, तो इसकी यूनिट क्या आ गई, मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, आइए फिर इसके बाद आता है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन स्पीड या वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी तो देखो एक्चुअल में होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ स्पीड अपॉन टाइम, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, बाकी भी आप फ्लो में आ जाएंगे। स्पीड, स्पीड के जो यूनिट है वो क्या होगी बेटा, मीटर पर सेकेंड, ये भी आपने निकाला है, मीटर पर सेकेंड। ये टाइम दिया हुआ है तो टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट आ गया वो कितना आ गया, मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, चलिए ये हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट क्या ही लेंगे आप, लेकिन अगर चाहें तो आप नोट्स प्रिपेयर करने के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ गया बेटा, मान लीजिए फोर्स ले लिया हमने। फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या हो जाएगी, मास फंडामेंटल है, आपने पढ़ा है, किलोग्राम हो जाएगी, किलोग्राम हो जाएगी। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा, टाइम नहीं वेस्ट होगा। केजी इनटू एक्सेलरेशन की यूनिट क्या निकाला था अभी आपने, देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, ध्यान दीजिएगा इस पर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका क्या आ गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया फोर्स का। जैसे मैं बोलूँ आपसे वर्क डन, वर्क डन, तो वर्क डन का क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की जो छोटी दूरी होती है वो क्या कहलाती है, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो अभी लेंथ ही होगी ना। फोर्स की यूनिट क्या आ गई, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स की। डिस्प्लेसमेंट की क्या हो जाएगी, मीटर ही होगी यार, दूरी है तो मीटर ही होगी, तो कितना आ गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये थी आपकी कुछ क्वांटिटी जो मैंने आपको बता दिया, और यूनिट्स एंड मेजरमेंट को मैंने शुरू किया। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो आप इस लेक्चर को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल कैप्टन बत्रा क्लासेस को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इसमें जो भी नोटिफिकेशन होगी आपको टाइम टू टाइम अपडेट करा दी जाएगी। हमारे ऑफलाइन सेंटर में प्रयागराज में चल रहा है, जो कि बालसन जो है नियर पार्वती हॉस्पिटल है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप एक बार विजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। बाकी आपको जो ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही है वो कंटिन्यू चलेगी, हर सब्जेक्ट की धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। और प्लस आपको इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट ऑल द असाइनमेंट्स रिगार्डिंग टॉपिक एंड मॉड्यूल्स फॉर योर प्रैक्टिस, यानी आपको इसके अलावा जो भी असाइनमेंट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, और डेली प्रैक्टिस शीट है, परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट शीट है, सब आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आप अपनी तैयारी को अच्छे से आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।